Hello class 11 students, welcome to today's online class, and in today's online class we are going to continue to understand the same concept, friction force. In our previous class we understood the introduction, we went through the introduction of friction force. So we understood what was that, कि friction force क्या था. What was the friction force? Friction force was a force which comes into play whenever an object is kept on another surface and a relative motion is happening over there. मतलब क्या हुआ, like this block is there, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है और इसमें जब फोर्स F अप्लाई होगा तो हम इसके फोर्स लगाते जाएंगे तो हमको महसूस होगा कि थोड़ा फोर्स लगाने पर ये मूव नहीं हो रहा, थोड़ा और बढ़ा दिए तब भी ये मूव नहीं हो रहा. तो इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स वेयर इट इज गोइंग, what is that thing which is opposing it and it is not creating a motion? क्योंकि फोर्स अप्लाई होने पर इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देना था, एक्सेलरेशन चालू हो जाना चाहिए था इसमें, मगर देयर इज एन अपोजिंग फोर्स which acts on this surface of contact which we call as friction force, which we call it friction force. So what will be the definition of this force? Whenever a body moves or tends to move, whenever a body moves या टेंड्स टू मूव, कोशिश करे मूव करने की, मतलब ये फोर्स उसको मूव करने की कोशिश करे या फिर ये मूव होते रहे फोर्स के कारण, तो उस समय एक अपोजिंग फोर्स आता है, अपोजिंग फोर्स आता है जो सरफेस में काम करता है और अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स काम करता है, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या फोर्स काम कर रहा होगा यहाँ पे और एक्चुअली व्हाई इट इज हैपनिंग सो. लेट अस सी. सो वी ऑलरेडी नो कि वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड, और जिस सरफेस पे रखाया है वो उस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, उस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स. ठीक, अब हमने इसको एक मोशन दिया, इसको हमने एक फोर्स दिया. ठीक, ये फोर्स के कारण ये मूव होगा या होना चाहेगा, मींस जरूरी नहीं कि मूव हो जाए, अगर फोर्स कम हो तो देयर विल बी एन अपोजिंग फोर्स व्हिच विल कॉल एज फ्रिक्शन फोर्स, सो अब अकॉर्डिंग टू दिस we will see what is that thing which creates the force. मान लो ये सरफेस, ये जो कांटेक्ट इन सरफेस है ना, उसका छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, हमको लगता है वो पूरा प्लेन है, मगर वो एक्चुअली पूरा प्लेन नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज रहती है. तो पहले सोचा जाता था कि ये इरेगुलरिटीज लॉक होती होंगी, एक सरफेस का और एक ब्लॉक का इरेगुलरिटीज लॉक कर देता होगा, इस प्रकार से लॉक हो जाता होगा, पहले ऐसे सोचा जाता था. बट लेटर ऑन we came to know that actually whenever a surface is kept over another surface, एक सरफेस को दूसरे सरफेस में रखते हैं तो उसका एक्चुअल कांटेक्ट कुछ अलग होता है. मींस देखिए, यू कैन सी दैट here these two surfaces are getting in contact and rest of the part is not in contact. At this place of actual contact, molecular bonds are formed. Some sort of molecular bonds are formed. कुछ molecular bond form हो जाते हैं दो surface के बीच के, and that bond start to create friction whenever a force is applied, a relative motion is applied on that. मतलब जब भी इसके ऊपर किसी एक को मूव करना चाहेंगे तो ये रिलेटिव बॉन्ड जो रहेंगे वो एक फोर्स अप्लाई करेंगे, अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, और उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. सो व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? It is whenever a body is made to move or tends to move over the surface of another body, then a opposing force comes into play which is opposite in direction to the applied force, acts on the surface of the contact, is called friction force. So this is friction force. अब देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स को भी हम लोग जब
when we will see how the object moves, so we will come to know that friction force are also of three types. Let us understand that thing. So let us now understand the types of friction force according to their application. स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग समझते हैं. ये क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स हम लोग समझ गए, एक अपोजिंग फोर्स है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना चाह रहा है या मूव हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है. हम लोग देखे हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन का, ये नहीं मूव हुआ, नहीं मूव हुआ. 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो भी नहीं मूव हुआ. 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो भी नहीं मूव हो रहा. 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो भी नहीं मूव हुआ. तो जब तक हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये छोटा फोर्स नहीं है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, ये सारे फोर्स पे ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा. तो देयर मस्ट बी, ये मूव नहीं कर रहा मतलब रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में एक अपोजिंग फोर्स होगा. वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स. वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स. अभी जब तक ये मूव नहीं हो रहा है, जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. तो क्या हुआ? व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? द फोर्स, द अपोजिंग फोर्स और द फ्रिक्शनल फोर्स acting on an object which is at rest as well as applied by some force. या फिर बोल सकते हो कि the force acting on an object before, the frictional force acting on an object before it starts to move is called static friction. मतलब ये ऑब्जेक्ट जब तक मूव नहीं कर रहा, फोर्स अप्लाई होने के बाद भी, तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे. अरे वो फ्रिक्शनल फोर्स जो रुके हुए ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जब उसमें ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जा रहा है मगर वो मूव नहीं कर रहा है, तो उस समय के फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. उसको डिनोट करते हैं हम लोग एफएस से. डेफिनेशन में नोटबुक में दे दूंगा, पीडीएफ में नोट्स में दे दूंगा. समझो इसको बस कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है. हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, उस समय तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ. एट दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम और बिफोर, मतलब उस समय जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. अब एक बात आती है कि जैसी ही 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये स्टार्ट हुआ मूव होना, ये स्टार्ट हो गया मूव होना, उस समय मतलब 5 न्यूटन के फोर्स पे ये मूव होना स्टार्ट हो गया. हमने अप्लाई किया इसमें फोर्स 5 न्यूटन का, और उस 5 न्यूटन फोर्स पे ये जस्ट स्टार्ट हुआ मूव करना. मतलब अपोजिट फोर्स उस समय भी फ्रिक्शनल फोर्स था, वो जस्ट इसी के बराबर है. अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट कब मूव नहीं होता? जब उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर दें. तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, हमने F लगाया और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था ये, सो ये these two forces were cancelling each other. That's why this object was not moving. कब? जब स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा था. हम बढ़ाते जाते थे इसको बढ़ाते जाते थे, ये भी बढ़ता जाता था, मगर वो 5 न्यूटन तक बढ़ाए, तब पता चला कि 5 न्यूटन जैसे ही पहुंचा, ये 5 न्यूटन फोर्स जैसे ही पहुंचा, ये जस्ट स्टार्ट कर दिया मूव होना इस तरफ, ये इधर इसका एक्सेलरेशन मिलना चालू हो गया. उसी समय में जब ये 5 न्यूटन का फोर्स बढ़ा, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन का रहा होगा, क्योंकि 5 न्यूटन के बाद समझ लो उस पे ही ये मूव करना चालू कर दिया. तो अब इसको स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. मतलब वो लिमिट है जहां पे फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अब आप फोर्स को बढ़ाओगे तो अब ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाएगा. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. वी डिनोट इट बाय एफएल, लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक, एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा. और काइनेटिक फ्रिक्शन, देन काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाट विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन देन? जब अब हम लोग इसको बढ़ाएंगे, अब मैं मान लो 6 न्यूटन का कर देता हूं फोर्स, तो ये जो फोर्स है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम हो जाएगा.
देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया ये फोर्स कम हो जाएगा और ये थोड़ा सा कम होके 4 न्यूटन का बन जाएगा। अब जब ये मूव होने लगा, एक्सेलरेशन इसमें आ गया, अब ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उस समय जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और ग्राफ बना के देखें, ग्राफ बना के देखें तो ये कुछ ऐसा होता है। आप इधर में फ्रिक्शनल फोर्स समझ लो, ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन, और इधर अप्लाइड फोर्स, इधर अप्लाइड फोर्स, इधर अप्लाइड फोर्स F, और इधर फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f। तो हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं, हम लोग अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाता है। एक लिमिट ऐसी आती है कि फ्रिक्शन फोर्स और नहीं बढ़ता और फिर कम हो जाता है और उसके बाद कांस्टेंट रहता है। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जा रहा है। देखो ये वाला कंडीशन, जब 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन बढ़ाया तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, मतलब बराबर अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स था उसमें जो अपोज कर दे रहा था। मगर एक लिमिट आया, वहां पर ये फ्रिक्शन फोर्स उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा और ऑब्जेक्ट मूव होने लगेगा। तो यहां तक में क्या काम कर रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक काम कर रहा था। यहाँ पे क्या काम किया, लिमिटिंग फ्रिक्शन काम किया। और इसके बाद में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू देखो थोड़ी कम हो गई, ग्राफ नीचे होके सीधा चला गया ना, ये हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि लिमिटिंग से कम ही होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इस ग्राफ से समझ में आ जाएगा। मोशन कहाँ चालू हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन पर। मोशन कहाँ चालू हुआ, ऑब्जेक्ट मूव कहाँ चालू किया, लिमिटिंग फ्रिक्शन पर। लिमिटिंग ही वो लिमिट है जिससे आगे फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा, कम जरूर हो जाएगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग, जिस लिमिट पे वो और नहीं बढ़ेगा, उसके बाद में मोशन चालू हो जाएगा ऑब्जेक्ट का फोर्स बढ़ाने पर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद जो काम कर रहा है फ्रिक्शन, वो वैल्यू थोड़ी कम है उसकी, वो काइनेटिक फ्रिक्शन। सो ये था कॉन्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का। अब देखते हैं, अब पहुंचते हैं कुछ एक्सप्रेशन पे। So let us now move to get some formula expression for it. So अभी देखते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को लिए, ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, कौन से फोर्स इसमें काम कर रहे हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो देखते हैं इसको कि इसमें काम कर रहा है फोर्स, वो है W, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट M/G के बराबर होगा, और नॉर्मल फोर्स। ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो को आप देखें। W वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सरफेस इस पे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएगा, वो न्यू नॉर्मल फोर्स, और फिर अप्लाइड फोर्स हमारा F, इसके अपोज करने वाला एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, जब फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो जितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके प्रोपोर्शनल होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब इसको हम लोग इक्वल टू साइन में लाते हैं तो ये एक कांस्टेंट देता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मिल जाता है अपने को फॉर्मूला FL इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन। यहाँ FL क्या है, FL इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, अपोज करने वाला, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एन क्या है, ये तो जानते ही, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल जो सरफेस लगा रहा है। और म्यू एल क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये बात आई, ये फॉर्मूला बन गया FL इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, W के बराबर होगी वो, n की वैल्यू W के बराबर ही होनी है ना, तभी तो वो ऑब्जेक्ट वर्टिकली कोई मोशन नहीं दे रहा है, सिर्फ उसमें हॉरिजॉन्टली मोशन आता जब वो मूव करने लगेगा तब। सो टिल दैट टाइम, टिल लिमिटिंग टाइम कोई मोशन नहीं हो रहा है इसमें, तो उस समय क्या हो रहा है, F के बराबर FL रहना है, F के बराबर FL रहना है। मगर रिलेशन बिटवीन FL एंड N हमने क्या दिखाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, FL इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन, नॉर्मल फोर्स। तो ये हमें म्यू एल की वैल्यू मिल गई। म्यू एल क्या एक नया बात हुई,
कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों सरफेस इन कांटेक्ट है ना, उस पे वो डिपेंड करेगा, उन दोनों का क्या खास बात है, वो कोफिशिएंट उस पे डिपेंड करेगा। ये म्यू एल एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट, एक रेशियो है देखो, जिसमें से म्यू एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एल क्या निकाल सकता हूं मैं, म्यू एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन के बराबर हो जाएगा, रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तब देखा गया है कि काम करने वाला फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फोर्स, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिर से नॉर्मल फोर्स के, इस समय भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, मगर जब इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक नया कोफिशिएंट मिलेगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, सब एक्सपेरिमेंट करके, वो कहलाएगा म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये बराबर हो जाएगा अपने को एक नया फॉर्मूला, फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और यहाँ से म्यू के की वैल्यू क्या हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा उस समय लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स is equal to ratio of frictional force at that time, at the time of motion upon normal force. normal force यहाँ भी W के बराबर होना है, weight of the force के, weight of the object के बराबर होना है, मगर ये लिमिटिंग से ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स सॉरी कम है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जो मोशन होने लगा उस समय वाला फ्रिक्शन, तो यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है वो इस अप्लाइड फोर्स से कम होगा, देखेंगे न्यूमेरिकल में। तो हमको यहाँ पे क्या क्या मिला, F के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, N तो नॉर्मल फोर्स है, म्यू के की बात करते हैं, ये है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये मिल गई हम लोगों को बात। क्या क्या मिल गई, FL लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन, और FK काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, याद रहेगा, ये बात हमको मिली। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक नई चीज आती है, ये म्यू एल और म्यू के जो है, तो इस म्यू एल की बात करते हैं, इसकी वैल्यू और कैसे निकल सकती है, तो एक फॉर्मूला आ जाता है, उसको देखते हैं हम, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रखा हुआ था तो क्या क्या फोर्स काम कर रहे थे, इस पे काम कर रहा था, हटा देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो W फोर्स नीचे, रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, अप्लाइड फोर्स F, अभी ये जस्ट मूव होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि ये जस्ट मूव होने वाला है, ये F फोर्स उतना है कि ये जस्ट मूव होने वाला है, और जस्ट जब मूव होने वाला रहता है तब जो फोर्स काम करता है हम लोग उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये FL F के बराबर है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स में, FL जस्ट F के बराबर है, जितना ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है, और ऑफ कोर्स W और N तो दोनों बराबर ही होंगे एक दूसरे के, वर्टिकल में भी। ये जस्ट मूव होने वाला है, इससे अब बढ़ा फोर्स तो अब ये कम हो जाना है और ये आगे मोशन मिलने लगेगा इसमें। सो नाउ एट दिस टाइम FL और N, ये FL और N ये दोनों अपोजिंग फोर्स है या रिएक्शन फोर्स है बोल सकता हूँ, ये फ्रिक्शनल का रिएक्शन फोर्स है, ये वेट का रिएक्शन फोर्स है, तो इन दोनों रिएक्शन फोर्स का एक रिजल्टेंट बनता है, मान लो मैं उसको R से डिनोट कर रहा हूं, तो ये जो एंगल ऑफ R रिजल्टेंट ऑफ FL एंड N, इन दोनों का रिजल्टेंट है R, वो कितना एंगल बना रहा है, एंगल फ्रॉम नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शनल फोर्स, इसीलिए वो जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से उसको हम लोग, ये रिजल्टेंट जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, वो होगा एंगल जो बना रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, जो कि थीटा के डिनोट करते हैं उसको। अब देखो इसमें से मान लो मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं, और ज्वाइन करके देखता हूं कि क्या होगा, टेन थीटा, क्या होगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये जो n और r के बीच का जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा। अब वो FL बोल सकता हूँ, FL यहां लग रहा है, उसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले जा सकता हूँ, तो ये हो गया FL, ये हो गया FL, FL यहां काम कर रहा है समझ लो, तो परपेंडिकुलर को FL लिख दिया मैंने। और बेस की बात करता हूं तो थीटा एंगल जहां से बन रहा है वो देखो बेस क्या है, n है, यानी कि ये n FL अपॉन n, हम लोग पहले से जानते हैं लिमिटिंग कंडीशन में FL अपॉन n इज इक्वल टू म्यू एल होता है, और यहां पे हमको मिला FL अपॉन n इज इक्वल टू टेन थीटा, तो इसका मतलब म्यू एल यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टेन थीटा के बराबर है, यानी कि अपने को नॉर्मल फोर्स और लिमिटिंग फोर्स जब मिलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा थीटा एंगल बना रहा होगा, तो कभी क्वेश्चन में देता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 60 डिग्री, तो आपको वहां पे एक्चुअली क्या बता रहा है, म्यू एल की वैल्यू बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बता रहा है, टेन थीटा लगा लो आपको कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाएगा। तो अभी हमको क्या फॉर्मूला मिल गया, एक नई चीज टेन थीटा भी जोड़ लो उसमें, म्यू एल इज इक्वल टू टेन थीटा, म्यू एल इज इक्वल टू टेन थीटा, और पहले से पता था म्यू एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन, तो ये मिल गया एफ एल अपॉन एन, वो कंडीशन जहां पे जस्ट ऑब्जेक्ट मूव होने वाला है, जस्ट स्टार्ट टू मूव, वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थीटा जो है टेन थीटा होगा उसका म्यू एल के बराबर। सो लेट अस नाउ try to solve some numerical related to it and understand it deeply. So let us now solve a numerical, very easy numerical and conceptual as well. क्वेश्चन लिखना है, पीडीएफ में दिया हुआ है वैसे, बट आसानी से समझाता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है 2 kg का, इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है 2.5 न्यूटन का, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, वो दिया हुआ है 0.0 कितना दिया है भाई, 0.4, 0.4, म्यू की वैल्यू 0.4 है। तो बताओ कि ऑब्जेक्ट मूव होगा क्या, 2.5 न्यूटन के फोर्स में मूव होगा क्या? बोलता है 2 kg का ऑब्जेक्ट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, तो 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या मूव होगा? ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कैसे पता चलेगा मूव होगा कि नहीं होगा? अरे अपने को पता करना है कि इसके अपोजिट फोर्स क्या होगा। अरे ये ऑब्जेक्ट कब मूव होने वाला है? ये ऑब्जेक्ट तभी मूव होगा जब ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो बड़ा हो जाए इसके अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता करनी है ना? तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, म्यू इज इक्वल टू 0.4, एम इज इक्वल टू 2 kg, अप्लाइड फोर्स 2.5 न्यूटन, मूव हो रहा है कि नहीं ये पूछता है, मतलब आपको पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि ये बड़ा है, फ्रिक्शन फोर्स एफ से बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा होगा तो मूव कर रहा होगा, या बराबर होगा तो जस्ट मूव करने वाला है, और कम होगा, सॉरी बराबर होगा तो मूव नहीं कर रहा है। देखो क्या बोला मैंने, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर होंगे तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक, मगर ये फ्रिक्शन फोर्स अगर कम होगा और अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तो ये मूव कर रहा होगा, यानी कि पता करना है F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट W इज इक्वल टू M इंटू जी, इसका मतलब W इज इक्वल टू 2 इंटू 10 ले लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, मैं G की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ, दिया नहीं है करके, 9.8 ले लेता नहीं तो ये हो गया 20 न्यूटन के बराबर आएगा। और हमको मालूम है कि नॉर्मल फोर्स इसमें जो W ऊपर नीचे और नॉर्मल फोर्स ऊपर, तो ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि N इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। नहीं समझ में आएगा तो पिछले वीडियो देखना है इसको, नॉर्मल फोर्स वाली बात। तो N मिल गया, म्यू दिया हुआ है, F पता करना है, ठीक है, F फ्रिक्शनल फोर्स। सो हमें मालूम है कि म्यू इज इक्वल टू F अपॉन N। सर कौन सा वाला, काइनेटिक है कि लिमिटिंग है ना? चलो देख लेते हैं कब लिमिटिंग होगा, कब लिमिटिंग होगा, अगर वो इसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा, और अगर इससे ज्यादा हुआ तो काइनेटिक होगा।
इससे ज्यादा होगा मतलब उससे ज्यादा इतने फोर्स में वो काम करेगा कि नहीं। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कितना बन सकता है, हम लोग म्यू ले लेते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन। चलो मतलब लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिलेगा हमको जब इसका म्यू की वैल्यू 0.4 है। चलो तो इससे मिलेगा म्यू एल की वैल्यू 0.4। लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ाते जाओ, कहां तक बढ़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल पता नहीं है हमको, और एन की वैल्यू हमारी निकली 20। तो ये मिल जाएगा एफ एल इज इक्वल टू 0.4 इंटू 20। ठीक, इसका मतलब एफ एल इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8.0 न्यूटन। मतलब जब इसके ऊपर 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ना, तो 2.5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगने वाला, मगर इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन तक बढ़ती जाएगी। जैसे आप बढ़ाते जाओगे इधर का फोर्स, इसको 7 करोगे, 2.5 के बाद 3 बना दो, इसको 4 बना, 6 7 8 कर दोगे तो 8 फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। उतने लिमिट तक ये 8 न्यूटन तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ने वाला। अब सोचो इस फ्रिक्शनल फोर्स 2.5 न्यूटन का लगेगा तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्योंकि लिमिटिंग फोर्स 8 न्यूटन तक बढ़ सकता है। क्या ये ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा होगा? अभी हम 2.5 न्यूटन के ऊपर इसमें फोर्स लगाएंगे ना, 2.5 न्यूटन का, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे 2.5 न्यूटन का हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। कैसे पता चला? लिमिटिंग फ्रिक्शन पता कर दिए हम लोग। यहाँ पे एफ एल बोलना चाहिए मुझे, लिमिटिंग फ्रिक्शन पता कर लेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि वो 2.5 न्यूटन जितना भी अप्लाइड फोर्स है उसमें वो मूव करेगा कि नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है विल द ऑब्जेक्ट मूव, तो आप क्या करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता करें। आपको पहले जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है ना, वहां लिखा नहीं रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, मगर आप समझ जाना वो एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन बता रहे हैं वहां पे, क्योंकि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन बताता तो बताता कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस समय। तो आप वहां से इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। I hope you have understood. Let us do a very easy numerical, one more easy numerical related to it. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है बॉडी ऑफ 20 kg। चलो 20 kg का एक ऑब्जेक्ट है, 20 kg जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, बस स्टार्ट हो जाता है, उसी समय स्टार्ट होता है जब ऑन एप्लीकेशन ऑफ 120 न्यूटन। 120 न्यूटन का जब फोर्स लगता है, जस्ट स्टार्ट होता है उस समय, जस्ट स्टार्ट उसी समय बस स्टार्ट होना चालू होता है। तो म्यू की वैल्यू पता करो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता करो। कोई बड़ी बात नहीं, क्या करना है यहाँ पे, सीधी बात है, ये क्वेश्चन है लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला। मतलब जस्ट स्टार्ट हो रहा है, जब भी आपको लिखना मिले ना तो आप समझ लेना कि वहां पर लिमिटिंग कंडीशन है, जस्ट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एफ की वैल्यू 120 न्यूटन, इससे थोड़ा सा भी बड़ा मोशन चालू, m इज इक्वल टू 20 kg। क्यों बताया है आपको, n पता करना है करके, और टू फाइंड में पता है हमको क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता करो, म्यू एल बोल रहा है। लिमिटिंग कंडीशन है क्योंकि जस्ट स्टार्ट, याद रखना है, जस्ट स्टार्ट इज गोइंग टू जस्ट स्टार्ट, ऐसा लिखे तो वी नो डैट। क्या जानते हैं हम लोग, सबसे पहले म्यू एल पता करने के लिए हम लोग क्या जानना पड़ेगा, n पता करना पड़ेगा, n के लिए w पता करना पड़ेगा। तो m इंटू जी ले लेता हूँ, g की वैल्यू 10 ले लो, तो W मिल जाएगा 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। N इज इक्वल टू 200 न्यूटन ले सकता हूँ, अरे दोनों बराबर होंगे ना, ये W ये N दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब देखो अगली बात, अब FL पता करना है, जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव है ना, मतलब क्या हो रहा है उस समय जब जस्ट स्टार्ट टू मूव हो रहे हैं, मतलब F इज इक्वल टू 120 है। और ऐसा कंडीशन है वो कि उस समय जितना आप अप्लाइंग फोर्स लगा रहे हो उतना ही लिमिटिंग फोर्स है फ्रिक्शन का, इससे आगे नहीं बढ़ने वाला, ये लिमिटिंग कंडीशन है। यानी कि यहाँ पर एफ एल इज इक्वल टू 120 की वैल्यू दी हुई है, बोल रहा है फोर्स लगा है 120, इस फोर्स पे स्टार्ट करना चालू करेगा, मतलब इतने से ज्यादा पे फोर्स मूव करने लगेगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो एफ एल की वैल्यू 120 दी हुई है। नाउ हम जानते हैं म्यू एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन, दोनों मालूम है हमें। म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एल की वैल्यू 120 अपॉन ये एन की वैल्यू 200 आई है, 0 0 कैंसल,
12/20 और कैंसिल करें तो 6/10 यानी कि 0.6। कोई वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं होता, म्यू एल इज इक्वल टू 0.6 आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलना चाहिए क्योंकि जस्ट स्टार्ट टू मूव हुआ है, तो ये हुआ 0.6। This is it for today. Try to solve more number of questions from some reference book, and I will also give some new question in the later classes. इसके बाद हम लोग देखेंगे जब ये जो सरफेस है वो एक inclined surface होगा तो क्या होने वाला है। This is it for today. Keep studying. Have a nice day.